पवेलियन, अपने अपने घर की ओर मुड़ गए। क्यों? क्योंकि ये बात समझ में आती है, फिर आप गलती नहीं करोगे ना। एक बार मेरे को पता चल जाए कि 2 + 2 = 4, सबको आता है। 2 × 2 = 4 आता है, सबको पता है। अब कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 2 × 2 = 5 लिखा और हमको चल जाए? जब हमको एक बार पता चल जाता है, गलती का पता चल जाता है, तो पता चलता है कि सही का पता चल जाता है तो पता चलता है। गलती में अनेक हो सकते हैं। 2 × 2 = गलती में क्या क्या हो सकता है? 4 छोड़ के सब कुछ हो सकता है ना। कोई 5 बोल सकता है, कोई 9 बोल सकता है, कोई 20 बोल सकता है, कोई 50 भी बोल सकता है। अभी हम लोगों की हालत ऐसे ही है, हम गलती में अनेक हैं। जब हमको सही का पता चल जाता है 2 × 2 = 4, फिर उसके बाद हम गलती करेंगे क्या? तो यही है मानवीय शिक्षा। ये जो मानवीय शिक्षा है, ये सही में एक की बात कर रहा है। इसीलिए जो लोगों ने इस संस्थान का फाउंडर मेंबर है, वो लोग भी जब ये सही का पता चला तो वो लोगों से यहाँ पे रहना नहीं बना, वो खुद अपने घर की ओर वापस मुड़ने लगे। तो क्या कहें कि सही में एक और गलती में गलती 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 ऐसा होता है, गलती में अनेक। तो अभी हमारी हालत ऐसी है, हम अपनी ज़िंदगी से कहीं खड़े होके इस तरीके से हम जी रहे हैं, और इसका भी हालत वही है, इसका भी है। लेकिन हो सकता है इसके पास रूप हो, पद हो सकता है इसके पास रूप पद ना हो लेकिन बल और धन हो सकता है इसके पास। हर आदमी का अपना एक कहानी है, अपनी कोई समस्या है, अपनी कोई उपलब्धि है सबके पास। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास 2 धन 2 बराबर क्या है? 8 है, 6 है। इसके पास 2 धन 2 बराबर क्या है? 5 है। अच्छा, ये 6 वाला इसको देख के सोच रहा है कि ये ज़्यादा सही है। ये 2 धन 2 बराबर किसी के पास 3 है। तो गलती में क्या होगा? अनेक होगा। एक बार जब पता चल गया कि 2 धन 2 बराबर 4 होता है, तो सही में एक पता चलने पे गलती की क्या होती है? समीक्षा होती है। ये बड़ी बात है। ध्यान गया? थोड़ा लंबा लाइन बोल दिया। गलतियों की समीक्षा कैसे होती है? सही की रोशनी में होती है। हर कोई गलती करता रहे तो एक दूसरे को कैसे बोलेगा? ये बोलेगा मैं सही हूँ, या मैं कम गलती कर रहा हूँ, देखो मैं तुमसे कम गलती कर रहा हूँ। आना तो चाहिए 4, लेकिन ये बोलेगा कि मैं 1 कम हूँ, तुम्हारा तो 2 माइनस चल रहा है, 2 प्लस है, मेरा तो 1 ही प्लस है। तो ये क्या बोल सकता है? मैं तुमसे ज़्यादा सही हूँ, ऐसा बोल सकता है ना? ऐसा ही तो चल रहा है। कोई रूप में, अभी हम लोग किस में एक दूसरे का तुलना करते हैं? अभी हम लोग तुलना करते हैं रूप में, बल में, पद में और धन में तुलना करते हैं। ये 4 चीज़ों में हम अभी तुलना करते हैं, रूप, बल, पद और धन। रूप के रूप में एक रूप तो जो हमारा शरीर का रूप है वो भी एक रूप है। फिर एक और रूप है जो आंखों से दिखता है, जैसे परिवार के रूप में हम दिखते हैं ना। मैं व्यक्ति के रूप में एक आदमी दिख रहा हूँ, फिर परिवार के रूप में हो सकता है मैं अपने घर में 10 लोगों के साथ रहता हूँ। जैसे हम लोग भारत देश के रूप में दिखाई देते हैं। अभी पाकिस्तान का होना बहुत शर्मनाक है। पूरी दुनिया में कोई पाकिस्तानी होना चाहता है क्या? नहीं होना चाहता। भारत के रूप में तो ये भी एक देखने का तरीका है। रूप, बल के आधार पर देखते हैं। बल कौन कौन से होते हैं? बल देखिए, धन का बल होता है, धन बल। फिर जन बल होता है, मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं, मैं इस जात का हूँ, मैं इस बिरादरी का हूँ, मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं। फिर क्या होता है? यश बल। यश, भारत भूमि के लोग हम, है ना। विदेशी लोग तो डूब मरेंगे ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हमको यही बताया जाता है। पाकिस्तानी लोगों को भी यही बताया जाता है। वहाँ के लोग भी सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल दिल्ली तक पहुँच गए थे करके। तो ये जो यश बल है, जन बल है ना, नेता लोगों का ज़्यादातर हालत रहता है। या फिर जात बिरादरी में होता है, ये जाति के लोग कितने लोग हैं, चलेगी किसकी। बल का मतलब क्या है? चलेगी किसकी। फिर बल तो फिर पूरा आता है, फिर मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, मेरे पिताजी से, तभी मतलब मेरे भाई से, मेरे पड़ोसी से। तो ये सारा का सारा तुलनात्मक है, धन बल, जन बल, यश बल।
पद, बहुत लंबी बात हुई। पद के रूप में मैं एक पिता पद में हूँ, फिर मैं एक भाई पद में हूँ, एक पत्नी पद में हूँ, एक बहू पद में हूँ, एक सास पद में हूँ, फिर मैं किसी परिवार में हूँ तो प्रतिनिधि के रूप में हूँ, फिर मैं किसी गांव में सरपंच, उप सरपंच, फिर उसके बाद पार्षद, विधायक, फिर मैं आईएएस पद में हूँ, मैं कलेक्टर पद में हूँ। कितना सारा पद है ना। इस आधार पे हम देखते हैं। फिर धन का तो यही है, धन का तो पूरा का पूरा फिर संसार ही है। धन मतलब सीधे सीधे पैसा भी है। फिर उसके बाद बहुत सारे धन होते हैं, जैसे साधन, आपकी कार मेरी कार से बड़ी है कि छोटी है, आपके पास कितना ज़मीन है, मेरे पास कितना ज़मीन है ना, मेरे पास कितना जंगल है, आपके पास कितना जंगल है। फिर देश के लेवल पे देखेंगे तो आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो ऐसे करके ये जो देखने का पूरा नज़रिया है, रूप पहला, बल दूसरा, पद तीसरा, धन चौथा। आपको क्या लगता है, हर बड़े आदमी को उससे बड़ा वाला आदमी मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? मिलता ही है। पंच को सरपंच मिलता है सरपंच महोदय, सरपंच को पार्षद, पार्षद को विधायक, विधायक को मंत्री, मंत्री को मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को राज्यपाल, और उन सबको प्रधानमंत्री। मेरे को तो लग रहा था कि प्रधानमंत्री को नहीं मिलता है, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्रम्प मिल गया। वो पूरा मतलब 4 दिन के लिए तो चुप ही करा दिया ना कि मैं युद्ध खत्म किया हूँ, ऐसा बोल दिया। हम लोग ऐसे हो गए कि भाई हमारे मोदी जी क्या किए करके। तो पद भी तुलनात्मक है, हर पद को उसका बड़ा वाला मिलता ही है, और वो सदा सदा बने रहता है क्या? प्रकृति में ही न्याय है, नियम है, बुढ़ा होके मर जाते हैं, बुजुर्ग होना ही है। तो ये पद, ये रूप, ये बल, पद और ये धन, धन के रूप में ये 4 वैभव हैं। ये क्या है हमारे पास? वैभव हैं। इसका हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और हमको क्या करना है? सदुपयोग। तो 5वां वैभव है ना, उसके बारे में कम से कम भारतीय दर्शन के पास तो अच्छा माल था। जो भारतीय दर्शन है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, हिंदू दर्शन में 6 षट दर्शन है, फिर वेद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। वो लोगों ने बात करी है 5वें वैभव की, जिसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। ये सबके पास होती है। रूप, पद, बल, धन और बुद्धि, ये 5 वैभव हैं जो हर मानव के पास होता ही होता है। हम लोगों ने इसको 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 इन सबको इसके लिए लगाना चाहिए था। अभी हम लोग क्या लगा रहे हैं? हम लोग ये जो सबसे पावरफुल चीज़ है उसको इसके लिए लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हम व्यापार कर रहे हैं, हम सारा कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं, कैसे हम शोषण करें, कैसे हम दूसरों से आगे बढ़ें। तो बुद्धि को लगा रहे हैं रूप के लिए, बल के लिए, पद के लिए और धन के लिए, जबकि लगाना क्या था? रूप, पद, बल, धन को इस बुद्धि के लिए लगाना था। ठीक है, ये मैं मेरा नहीं बोल रहा हूँ, इस दर्शन का एक कोर, एक कंटेंट है जो कि मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि आज के लिए थोड़ा सा थ्योरी वाला भाग मिल जाए, नहीं तो बोलेंगे परिचय शिविर के पहले दिन भी कुछ पता नहीं चला। ये जो बातें हो रही है ना, हम लोगों ने पहले ही बताया, आज का दिन हमने ओरिएंटेशन के लिए रखा हुआ है। ओरिएंटेशन मतलब आप में से कई लोग हैं जो कि जाना चाह रहे हैं, और आपको जो लेके आए हैं वो बोल रहे हैं इनको रोक लो, 7 दिन में तो इनको अच्छा ही लगेगा। तो ओरिएंटेशन में हम एक उपलब्धि बता रहे हैं कि देखो भाई ये सब करोगे तो इसको आपको ये मिलेगा। पहला भाग हम लोगों ने रखा, अभी दूसरा भाग भी हम लोग उपलब्धि को ही रखने वाले हैं। लेकिन कोई उपलब्धि के पीछे कोई प्रक्रिया होती है भाई। अगर मैं एक मान लो अगर मैं घी है मेरे सामने, तो प्रक्रिया क्या होगा? उसके पहले दूध रहा होगा, मलाई रहा होगा, फिर कोई गाय होगी, उसका चारा होगा, उसका पोषण होगा, पूरा का पूरा, तो घी आएगा ना। तो आज का दिन हम लोग सीधे सीधे उपलब्धि रख रहे हैं आप लोगों के सामने कि ये उपलब्धि होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा से मानवीय शिक्षा के उपलब्धि होगी, और मानवीय शिक्षा से क्या होगा? भय से मुक्ति होगी, और बहुत कुछ है। ऐसे ही नागराज जी ने ये जो 5 वैभव हैं इसको डिफाइन किया कि ये जो 4 वैभव हैं हमारे, रूप, पद, बल, धन, जो सबके पास है, उसको लगाना था बुद्धि के परिमार्जन के लिए। बुद्धि और बेहतर हो जाए, हम समझदार हो जाएं, हम अपने निर्णय ले सकें, सही निर्णय ले सकें। अभी मानव जाति बुद्धि को लगा रही है इन चारों को पाने के लिए, ये गलत हो गया। तो बुद्धि में लगाने का क्या मतलब हुआ? शिक्षा, है ना। शिक्षा क्यों होता है? बुद्धि के लिए होता है, इन सभी वैभव को सदुपयोग करने के लिए होता है ना। तो जब बुद्धि हमारी सही हो जाएगी, बुद्धि हमारी सही हो जाएगी जब हमको इसकी राइट एजुकेशन मिल जाएगी, जिसको क्या बोल रहे हैं? मानवीय शिक्षा।
कैसे मिलेगा? चेतना विकास मूल्य शिक्षा से मिलेगा बोल रहे हैं। तो ये जो बुद्धि जब सही हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? रूप को हम लगाएंगे सच्चरित्र में, जो हम अभी लगा भी रहे हैं, नहीं भी लगा रहे हैं, तो सच्चरित्र में लगाएंगे। सच्चरित्र मतलब कि स्वधन में जिएंगे हम। अभी हम परधन में जीते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं। स्वनारी में जिएंगे, स्वनारी पुरुषों के लिए, स्वपुरुष महिलाओं के लिए। फिर उसके बाद हम दयापूर्ण कार्य व्यवहार करेंगे, हमारे कार्य और व्यवहार में दया होगा, हम दूसरों की ज़िंदगी में सार्थक बदलाव भी लाएंगे और उनमें हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। तो ये जो रूप है, रूप के रूप में मैं एक पुरुष हूँ, रूप के रूप में मैं एक पिता हूँ, भाई हूँ, फिर मैं रूप के रूप में एक परिवार हूँ, फिर मैं रूप के रूप में अभ्युदय संस्थान भी हूँ। तो अभ्युदय संस्थान कहाँ लगेगा? एक रूप के रूप में वो इस दयापूर्ण कार्य और व्यवहार में लगेगा। तो ये थोड़ा सा एक बर्ड व्यू है, आप लोगों को 8 दिन में ये बात पकड़ में आएगी कि मेरे होने का क्या मतलब है। मैं केवल व्यक्ति हूँ कि मैं परिवार में भी हूँ? मैं परिवार भी तो हूँ। फिर मैं केवल परिवार में हूँ कि समाज भी हूँ? तो जब मैं अभ्युदय संस्थान में हूँ तो अभ्युदय संस्थान में मैं हो गया ना। आज सुबह से कौन मिला आपको? अभ्युदय संस्थान बोल के हम 2 ही तो मिले ना। तो हम अभी समाज की तरफ से खड़े हैं। आप हमारे घर आएंगे, जब हम चाय पिलाएंगे, कुछ व्यक्तिगत बात करेंगे तो हमारा परिवार हो जाएगा। और अगर आप व्यक्तिगत मेरे साथ बात करोगे तो मैं व्यक्ति के रूप में हो जाऊंगा, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में हो जाऊंगा, है ना। तो रूप है वो सच्चरित्र में लगता, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य और व्यवहार में लगना चाहिए था। ये हम आपको 8 दिन में इसका बर्ड व्यू रखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो बल है, बल कहाँ लगना चाहिए था? बल दया में लगना चाहिए। बल को दया में लगना चाहिए, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। जो मेरे पास यश बल है, जो मेरे पास धन बल है, जो मेरे पास जन बल है, वो सही जगह लग जाए। और दया कहाँ लगनी चाहिए? सर्वशुभ में लगना चाहिए, जिसमें सर्वशुभ हो। सर्वशुभ की मानसिकता को ही दया बोलेंगे ना। फिर उसके बाद हम पशुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ जो हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो भी एक दया का भाग है। अभी जो धरती, पशुओं की हालत खराब है ना। मेरे को कल ही पता चला, एक भाई ने बताया कि केवल हैदराबाद बेल्ट में उनको एक रिपोर्ट मिली कि कितने जानवर कटते हैं पर डे। तो ये डिजिट आया कि जो बड़े पशु होते हैं, गाय भैंस जैसे, प्रतिदिन 3000 गाय भैंस कटने पड़ते हैं वहाँ का जो मांसाहार है उसको हैंडल करने के लिए। एक दिन में 3000, केवल एक बड़े रीजन को कवर करने के लिए। इतना बड़ा देश है, हम लोग कैसे जी रहे हैं? मतलब हम जानवरों के साथ कैसा कर रहे हैं, हमको आइडिया ही नहीं है। अभी तो गाँव में अब गौशाला वगैरह तो गाय पाल नहीं रहे हैं, और जिनके पास गाय है वो रोड में छोड़ दे रहे हैं। फिर उसको कौन लेके जा रहा है किसी को पता नहीं। बहुत ही बुरा हाल है। जो लोग थोड़े गांव के लोगों को पता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो बल का क्या सदुपयोग था? दया में लगना चाहिए था। हम बल को अपना जेब भरने के लिए, मेरे को मिल जाए, मेरे परिवार को मिल जाए, मेरे जात को मिल जाए, मेरे बिरादरी को मिल जाए, मेरे गांव को मिल जाए, ये तो बहुत ही छोटी सोच है। सबसे छोटी सोच है कि मेरे को मिल जाए, मेरे लोगों को मिल जाए, बस। उससे थोड़ा बड़ा है कि मेरे गाँव को मिल जाए, मेरे राज्य को मिल जाए, मेरे देश को मिल जाए, है ना। तो उस तरीके से ये इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पद का उपयोग क्या है? कि जो मेरे पास पद है मैं उसको न्याय में लगाऊं। अगर मैं एक पिता हूं, तो अगर मैं अभिभावक हूं तो बच्चों का पोषण और संरक्षण होना चाहिए। अगर मैं एक मित्र हूं तो मित्र को, मेरे को एक संतुष्टि या एक हमेशा मैं उपलब्ध हूं, ये फीलिंग देनी पड़ेगी ना। पद के साथ न्याय। अगर मैं, अभी तो ये सरकारी पद ले लो, अगर मान लो मैं एक टीचर हूं तो बच्चे के ज्ञान के अर्थ में मेरे को लगना पड़ेगा। इस तरीके से न्याय क्या है? पद से जुड़ा हुआ है। पद में न्याय करना है बोल रहे हैं। हमको न्याय का पता नहीं है तो हम क्या पद करेंगे? थोड़ी बहुत बात आएगी आज। धन कहाँ लगना चाहिए? धन मेरे उपयोग में लगना चाहिए, मेरे शरीर के पोषण संरक्षण में लगना चाहिए, मेरे परिवार के पोषण संरक्षण में लगना चाहिए। ये तो ठीक है, इतना तो गाय भी कर रही है, इतना तो कुत्ता भी करता है। आदमी होने का क्या मतलब है? तो वो धन को इससे अधिक खुद में लगाता ही है, उससे अधिक उदारता में लगाता है। ये जो बड़ी बात है, ये मेरे को जो मिली, इससे मेरी ज़िंदगी को फ़र्क पड़ा, ये अनेक लोगों को कैसे मिल जाए?
तो धन का सदुपयोग क्या है कि वो उदारता तक जाए, ये आदमी होने का मतलब है। ये हम लोग 8 दिन में देखेंगे कि रूप का सच्चरित्रता में, बल का दया में, पद का न्याय में और धन का उदारता में। और बुद्धि क्या है? बुद्धि में एक होता है नासमझ, और सही क्या है कि ये समझदार हो जाए, समझदार हो जाए। तभी तो वो, अगर बुद्धि से हम इन चारों को सदुपयोग करेंगे ना, अभी तो हम बुद्धि को इसके लिए लगा रहे हैं, तो हम इसीलिए नौकरी व्यापार कम देके ज़्यादा मिल जाए मेरे को, कैसे मैं अपने कम से कम मेहनत से ज़्यादा कमा लूँ। ये जो प्रोसेस है ये शोषण का है। अच्छा, व्यापार में अगर मैं ऊपर में हूँ तो मैं दूसरों का शोषण करूँगा, अगर मैं नीचे में हूँ तो मेरा कोई शोषण करेगा। फाइनली दोनों तरफ से शोषण तो हो ही रहा है ना। फिर वो नीचे वाला भी समझ जाता है कि 150 रुपये में इतना ही काम करना है, तो उससे और कम काम करता है। तो मजदूर आदमी भी उल्टा शोषण करता है, वो पैसे के हिसाब से काम करने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ से शोषण चल रहा है। एक आदमी कम काम करके शोषण करा रहा है खुद का, और एक आदमी कम पैसा दे के शोषण कर रहा है। यही सब चल रहा है, कचरा है। मतलब हमको पता ही नहीं कि हम फाइनली आदमी हैं कि जानवर है। तो मुद्दा ये हुआ कि ये जो रूप पद बल धन है, इसका सदुपयोग बुद्धि से होगा। इस बुद्धि को ठीक करने के लिए, उसको सही समझदार बनाने के लिए मानवीय शिक्षा की ज़रूरत है। इसीलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा, मानवीय शिक्षा की बात हम आपको 8 दिन में रखने वाले हैं। नागराज जी ने इसी को जीवन विद्या कहा है, यही जीवन विद्या है। इसलिए जो लोग भी, आप लोग जितने भी लोग अभी भी मन बनाए हैं, आपके साथ वाले चाह रहे हैं कि आप लोग रुको, तो कल तक और रुक के देखो और बातें खुलेंगी। आज का दिन हमने ओरिएंटेशन रखा है, तो ये ओरिएंटेशन अभी ऐसा ही हल्का चला रहे हैं, ठीक है। तो एक ये बात थी, मेरे को कहनी थी। मेरे ख्याल से जो लोग आग्रह किए थे उन लोगों का काम, तो रुकना नहीं रुकना आपका खुद का जिम्मेदारी है, ठीक है। दूसरा, अभी हम लोग एक भाग किए कि हमने अपना परिचय दे दिया, अब हम आप लोगों के बारे में भी जानेंगे। इससे क्या होगा, इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप आए और आप अगर पहले आ चुके हो और अगर आपने अपनी शेयरिंग रखी, तो क्या हो, आप इस ग्रुप के हिस्सा हो ना। मेरे साइड से तो नहीं हो, मैं तो इस साइड से हूँ। तो आपकी शेयरिंग से हो सकता है किसी और को फ़र्क पड़ जाए। इसीलिए दिल से बोलिए, अच्छा वाला जो भाग है जो आपके पास है, जो आपकी पूंजी है, जिससे आप आए हो रिपीट। तो हमने लिखा है जो दूसरा शिविर कर रहे हैं वो पहले शिविर से हुई उपलब्धि के बारे में बताएं और अभी क्या अपेक्षा है ये रखिए, ठीक है। तो अभी हम लोग परिचय के लिए आएंगे। परिचय में क्या क्या बताना है? अपना नाम, अपना पढ़ाई, व्यवसाय, जो मन करे वो बताइए, नहीं बताना है मत बताइए। कहाँ से आए हैं ये बता दीजिए, ठीक है। किसके बोलने से आए हैं, तो किसके बोलने से आए, क्यों बोल रहे हैं, इनको थैंक यू बोलिए कम से कम, कि भाई तुम्हारे बोलने से आ तो गए हैं, अभी मेरे को ठीक ही लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है? अगर पहला शिविर है तो क्या अपेक्षा बनी है। अब दोपहर के बाद अब हम आपसे ये पूछने वाले हैं कि आधे दिन सुन के आपके मन में कोई अपेक्षा बन रही है क्या? जैसे कोई बोल सकता है कि मैं समृद्धि को समझना चाहता हूँ। कोई बोल सकता है मैं, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं जीवन को समझना चाहता हूँ। कोई बोल सकता है मैं विद्या को समझना चाहता हूँ। तो अपेक्षा क्या बनी है? मैं पत्नी, परिवार, समाज में ठीक से रहना चाहता हूँ। तो जो पहले बार वाले हैं वो अपनी अपेक्षा रखेंगे कि मेरी ये अपेक्षा बनी है। अगर कोई अपेक्षा नहीं बनी है, बस सुनने आया हूँ, तो बोल दीजिए कि सीधे सीधे कि ठीक है मैं केवल सुनने आया हूँ। तो आप सभी एक एक करके आएंगे, अपना नाम, पढ़ाई, व्यवसाय, कहाँ से आए हैं, किसके बोलने से आए हैं, और पहला शिविर वाले बताएंगे कि मेरी ये अपेक्षा है। और जो दूसरा शिविर कर रहे हैं या अनेक शिविर कर चुके हैं पुराने लोग, वो अपने पहले शिविर से हुई उपलब्धि को रखते हुए फिर से आए हैं, तो कोई अपेक्षा और होगी, मैं इसको और अच्छे से समझना चाहता हूँ, है ना। इस टाइप की बातें भी रख सकते हैं। क्यों रखना है? आप लोगों को क्या लग रहा है, हम लोगों को सुनना है क्या? हम तो यहाँ 5 साल से, हमको तो ये पता है कि आप लोग अधिकतम कितना बोलोगे। ये आपस में एक दूसरे के साथ, है ना। तो अब अगली लाइन लिखता हूँ, मानव होने का क्या मतलब है? मानव होने का मतलब है कि मैं खुद में समझदार हूँ, अपनी ज़िंदगी ठीक से जीता हूँ और मैं दूसरे के लिए पूरक होना चाहता हूँ। ये एक बड़ी बात है। तो इसी को बोल रहे हैं कि मानव में उपकार का बीज होता है, वो उपकार करना ही चाहता है। जैसे अगर हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता बंद है, हम गाड़ी यू टर्न करके आते हैं और हमको पता है कि ये एक ही रास्ता है और हम यू टर्न करके आ रहे हैं, तो जो सामने से आता रहता है हम उसको रोक के बताते हैं ना कि आगे रास्ता बंद है, मत जाओ करके। क्यों करते हैं हम?
क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम परेशान हुए, वो भी परेशान हुए, जबकि वो कुछ बोलने वाला नहीं है, शायद ही कोई थैंक यू बोलेगा। कई लोग तो रोकने के बावजूद जाते हैं कि नहीं मैं खुद गड्ढे को देख के आऊँगा करके, वो अलग बात है। तो मानव उपकार का बीज होता ही है। आदमी होने का ही मतलब है कि आदमी उपकारी होना चाहता है। मेरे को जो भी बात पता चली है मैं दूसरे को बताना ही चाहता हूँ। ये डिज़ाइन है, हम लोग गहरे से जाएंगे तो ये आएगा। तो पूरक होना चाहता है, इसीलिए आप लोगों के पास ये केवल खाना पूर्ति नहीं है। ये जो परिचय करेंगे इसमें आप एक दूसरे के लिए पूरक हो सकते हैं। आपकी अपेक्षा दूसरे की भी अपेक्षा हो सकती है। हो सकता है आपने कोई ऐसा अपेक्षा बोला, कई लोगों को लगे कि अरे ये तो मेरे को ख्याल ही नहीं आया था, यही तो मेरा भी प्रश्न है। तो उस अपेक्षा को यहाँ हम लिखते हैं तो पता चलता है कि मैं अपने आप में कोई स्पेशल नहीं हूँ। इसी हॉल में अनेक लोग हैं जो मेरे जैसा ही सोचते हैं। इससे हमारा आराम बनता है और हम आराम से इस बात को सुनते हैं। अच्छा, मेरा बोर्ड सामने से इतना गंदा दिखता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो परिचय करते हैं और अपेक्षा लिखते हैं। कुछ ऐड करोगे? ग्रुप में, हाँ, ग्रुप में आएंगे, जैसे एक साथ आए हैं ना, वो एक एक साथ आइए। जैसे 5 लोग आए हैं तो पाँचों आ जाइए, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये वाला भाग तो जल्दी हो जाएगा। नाम बता दीजिए, पढ़ाई व्यवसाय, या जो मेन है वही बता दीजिए। कहाँ से आए हैं यहाँ तक हो जाएगा, किसके बोलने से आए। ये वाला हर कोई माइक लेके बोले अपना अपना, और संकोच नहीं करना है। मान लीजिए मेरे को बोलने में संकोच है तो मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नाम बताइए और थैंक यू बोल के जा ही सकते हैं, है ना। हम लोग शिवरार्थियों को बोलते हैं, जो परिचय शिविर में आते हैं वो संकोच करते हैं, 7वें दिन बोल पाते हैं। जो 6 महीने के अध्ययन में आते हैं वो लोग माइक 2 तो लेते नहीं हैं, और हमको पता है 5वें महीने के बाद ना उनसे माइक छीनना पड़ता। हो गया, अब आपको और नहीं सुनेंगे, हो गया, हमको पता है आप क्या बोलोगे। तो जब अंदर मटेरियल आ जाता है ना, समझ, फिर आदमी बोलना चाहता है। अभी तो क्या लगता है क्या ही बोले करके। तो अभी तो हम इतना तो बता सकते हैं ना, नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, किसके बोलने से आए हैं, और अपेक्षा क्या है। अगर नहीं बनी है तो नहीं बनी है, और नहीं बोलना है तो मत बोलिए, ठीक है। तो किस तरफ से शुरू करेंगे? भैया की तरफ से। आपकी टीम पूरी आ जाइए एक साथ। हाँ, एक और हेलो हेलो, जो ग्रुप है एक साथ आ जाएंगे। मेरा नाम चित्रांगा साहू है। मैं एमए अर्थशास्त्र में किया हूँ और पीजीडीसीए, और मैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मतलब विद्युत विभाग में जाम गांव अमलेश्वर के पास है, वहाँ पे क्लर्क हूँ। और मेरा घर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर चरौदा के पास जंजगिरी में है। यहाँ से मेरे घर रोज़ दूध जाता है बसंत भैया के माध्यम से। बसंत भैया 2-3 साल से संपर्क में है। वो बोलते थे कि शिविर कर लो, मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन दोस्त के साथ यहाँ घूमना हुआ, फिर यहाँ शिविर भी आया। मैं 23 से 29 अप्रैल के बीच में जो पहला शिविर हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसमें मैं 4-5वां दिन आया था और मेरी मैडम पूरा अटेंड की। उसके बाद दूसरा शिविर हुआ था, उसमें मैं शुरू के 2 दिन था मई में, और अभी आया हूँ, तीसरा शिविर है। हाँ, अभी समझ बढ़ाने के लिए आया हूँ। पहले शिविर में मतलब मेरा जो जीवन के लक्ष्य जो है, क्या है जीवन, वो समझ में आया, और अभी समझ बढ़ाना है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम गीता साहू है, मैं जंजगिरी से आई हूँ, और मेरा ये दूसरा शिविर है, और मैं बसंत साहू भैया के माध्यम से आई हूँ। पहले मैं अब जब भी दूध देने भैया जाते थे 10 मिनट बात करती थी तो अपना दुखड़ा रोती रहती थी। 2 साल से बोल रहे थे, लेकिन इस बार मैं समर कैंप में आई तो अपने बेटे के साथ आई तो बहुत अच्छा लगा, और मेरा रोना धोना थोड़ा कम हो गया, थोड़ा समझ आया। तो और मैं आगे अपना समझ बढ़ाना चाहती हूँ, परिवार में अच्छे से रहना चाहती हूँ, शिकायत मुक्त रहना चाहती हूँ, बस। आप सभी को नमस्ते। मैं गिरधालाल साहू, मैं
बताता हूँ बात। ये जो माइक होते हैं ना, ये माइक का एक डिज़ाइन होता है, बहुत लोगों को जिनको पता है। देखिए माइक ऐसा होता है, ये माइक है, इसका ये मुंह है, फिर ये यहाँ पे ये ऐसे करके होल है, ये दिख रहा है। तो इसमें जो रिसीवर है ना वो इतना ही आवाज़ लेता है, इतना। तो हमारा मुंह कहाँ होना चाहिए? ये होंठ है ना। तो मुंह है ना ऐसे, अगर आप इसको ऐसे बोलोगे तो नहीं जाएगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये हेलो हेलो क्योंकि वो डायरेक्ट लेने के लिए है, तो इसीलिए ना ये ऐसे रख के बोलना पड़ता है। दूसरा, पास बोलूँगा तो फटेगा, दूर रखूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी। तो आपको ना वो अपना डिस्टेंस बनाना पड़ेगा आपके साउंड के हिसाब से, जो आपको भी साफ साफ सुनाई दे, ठीक है। तो 8 दिन के लिए इतनी ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मुंह जैसा नहीं दिख रहा है ना, नाक आँख सब बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेरा नाम गिरधालाल साहू है। मैं जिला बालोद से आए हूँ। मेरा जो शिक्षा है एमए है समाजशास्त्र में, और पशु विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा पहला शिविर है। मैं अपने साला चित्रांगा साहू के माध्यम से आया हूँ यहाँ पर। नमस्ते। अब अपेक्षा में क्या है कि मतलब अपने विकास, मतलब जीवन में क्या कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए था। सभी को नमस्कार। मेरा नाम लेखनी साहू है। मैं टीचर हूँ विकास खंड शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साल्हे में। मैं बालोद जिला ग्राम जुंगेरा से आई हूँ और छोटे भाई चित्रांगा साहू के कहने पर आई हूँ, और मैं जीवन विद्या के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसे जीते हैं परिवार में ऐसे। बच्चे लोग बोलेंगे, देखो आप खुद के लिए नहीं बोल रहे, दूसरे के प्रेरणा के लिए ना। आप बोलोगे तो सबको हिम्मत आएगी। ये पुरानी लड़की है, चलो आ जाओ। ये बिटिया के बारे में बताता हूँ। ये जो बिटिया है, आपके मम्मी पापा और चाचा मौसी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है गोढ़ी, वहाँ पे आप लोग का 20 एकड़ का फार्म है, किसान है, प्रॉपर सब्जी का खेती करते हैं। 2014-15 में यहाँ एक शिविर कर लिए, फिर उन्होंने अपने 4 बच्चों को स्कूल में डाल दिए। उन बच्चों में जो ग्रोथ देखे, तो वो जो किसान फैमिली है उनको इतनी प्रेरणा बनी कि वो ने यहाँ शिविर करना शुरू किए। आम किसान है ना, रोज़ सवेरे सब्जी जाना है ये सब। फिर हम लोगों से थोड़ा दोस्ती हुआ तो हमने बोला हमारे साथ 6 महीने का अध्ययन कर लो। आपके चाचा हैं, आपके पापा हैं, उनने 6 महीने का अध्ययन किया। भाई एक किसान जो रोज़ मेहनत करना है सवेरे 6 से 10, वो 9 बजे से 1 बजे का सेशन 6 महीने तक रोज़ आके इसी हॉल में बैठते हैं। 6 महीने का अध्ययन किए और फिर मुड़ के नहीं देखे। सोचो एक किसान का माइंडसेट क्या होता है, ज़िंदगी कैसी होती है। 2 रुपए का बिज़नेस होता है, मतलब है ना, टमाटर बिका तो बिका, नहीं तो नहीं बिका। उनको इतना ज़बरदस्त लगा। अब पुराने मेहनत करने वाले हैं, तो ये मुरमुंदा बेल्ट में इनके पास अनेक जगह पे छोटी छोटी ज़मीनें हैं। तो हम लोगों ने कहा ये जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इस प्रैक्टिस के लिए हमको एक मेन रोड पे एक स्पेस चाहिए जहां हम चीज़ों को बेचना चाहते हैं। मेरे को लगता है मुरमुंदा बिल्कुल प्राइम लोकेशन में इनका 1800 स्क्वायर फीट का एक ज़मीन था। आज की तारीख में 30 लाख रुपए का ज़मीन होगा। हम लोग रेंट पे अहिवारा में एक शॉप चला रहे थे, संस्थान मिलके, कि कुछ बिक जाएगा, कुछ सामान एक्स्ट्रा हो जाता है हमारा यहाँ पे बहुत। वो 6 महीने तक हमारे पीछे पड़े रहे कि मेरी ज़मीन खाली पड़ी है और आप वहाँ क्यों किराया देते हो कर। एक दिन लड़ झगड़ के पता कर लिए कि किराया कितना देते हैं। फिर हमने बोला आप अपनी ज़मीन में एक बैंक बनवा लो और उसको किराए में दे देना, वो आपकी ज़िंदगी में बदलेगा। नहीं, बोले मुझे ये करना ही है। आज 3 साल हो गया है, उनने अपना प्राइम लोकेशन मुरमुंदा चौक का ज़मीन में एक 31 लाख रुपए की ज़मीन पे संस्थान के माध्यम से वहाँ एक कंस्ट्रक्शन हो रखा है, एक दुकान बन रखा है। और हम लोग बहुत भाग दौड़ में है नहीं ना, हमको पैसे कमाने का कोई पड़ा नहीं है। चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। हमसे ज़्यादा आराम में है इनके पिताजी। हम लोग सोच रहे 3 साल हो गया, वो हमारे कस्टडी में है, हमारे पास है। एक आम किसान, एक आम ज़िंदगी जीने वाला, इतनी बड़ी उदारता, वो जो धन को उदारता के लिए। और उनसे जब भी बोलो, बोले ऐसे मेरे पास और कितने सारे प्लॉट हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, एक है आपके पास, क्या दिक्कत है, ऐसा बोलते हैं। ये शिविर की महिमा है। तो बाकी तो आप लोग देखिए।
सभी को नमस्ते। मेरा नाम केदार है। मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है और मैं जॉब करता था केमिकल इंडस्ट्री में, और रहने में हम लोग नासिक में रहते हैं। और इस बात का जो पता चला वो हम लोगों को यूट्यूब से ही पता चला है। बहुत कुछ यूट्यूब पे देखते तो देखते देखते इनके भी 1-2 शिविर पता चला तो वो भी देखना शुरू कर दिया। तो फिर लगा कि यार बात कुछ अलग है और लॉजिकल है जो बात हो रही है। तो फिर डिसाइड किया कि नहीं, जाके एक बार शिविर कर ही लेते। तो वो हिसाब से हम लोग यहाँ शिविर करने के लिए आए हैं। हाँ, हम नासिक महाराष्ट्र से हैं। और अपेक्षा यही है कि जो बात हो रही है वो अगर समझ में आती है तो आगे का सोचेंगे, और अगर नहीं आती है तो और एक बार शिविर करके देख लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है। मैं भी नासिक से हूँ, इनकी वाइफ हूँ। और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इन्होंने कहा 8 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, आप आओगी क्या? मैंने बोला वैसे भी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ घर पे, तो लेकिन आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? तो बोलते जीवन विद्या का कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ। मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग ही है, चलो जाके कुछ अच्छा सा सीख लेती हूँ, शायद से कुछ मेरे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाए और आपसी संबंध में भी कुछ अच्छे से अगर मैं खुद में भी बदलाव लाके कुछ हो सके, तो इसलिए फिर मैं इनके साथ आ गई। अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा मेरा। थैंक यू सो मच। हेलो, सभी को नमस्ते। मेरा परिचय तो सर ने दे दिया है, फिर भी मैं अपना देती हूँ एक बार। मेरा नाम आशु कुशवाहा है और मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर की। अभी गई हूँ सेकंड ईयर, और कुमारी में रहते हैं। बाकी सर तो बताए कि गोड़ी में हमारा फार्म हाउस है और हम स्टडी करने के लिए कुमारी में रहते हैं। तो अभी मेरा कॉलेज बंद था तो मैं यहाँ पास आई थी शिविर के लिए। बाकी कब से क्लास 6 या 7 से जुड़े हम लोग। मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, बाकी मेरे भाई और बहन जी का हो गया था। जो मैं क्लास 8 में थी तो क्लास 8 नहीं थे यहाँ पर, इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। तो मैं अपना कंटिन्यू कुमारी से ही की। बाकी भाई जी बहन जी लोग 4 लोग यहीं से पढ़े हैं, और पापा क्या बोलते हैं अध्ययन किए ही हैं, और विकास भैया हैं वो भी अध्ययन कर ही रहे थे और शायद हो गया है। और बाकी शिविर के लिए तो हम लोग में मतलब सबसे पहला शिविर जब किए थे 15 या 16 में किए थे, तो बहुत सारा परिवर्तन आया है। और अभी इसलिए आया है कि मतलब जितना समझेंगे उतना तो मतलब अलग ही रहता है। जो भी समझो नया चीज़ ही सीखने के लिए मिलता है, इसीलिए आया है। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम समृद्धि साहू है। मैं बालोद जिला लाटा बोर्ड से आई हूँ और मैं इस साल 9th में हूँ। मेरा पहला शिविर पिछले महीने हुआ था और ये दूसरा शिविर है। मैं संबंध को अच्छे से जानने के लिए आई हूँ। नमस्ते। पूरा पीछे वाला रो आ जाइए, पूरा रो आ जाइए, ये पूरा रो आ जाइए, आ जाइए, आप लोग बहुत टाइम लगने वाला। नमस्कार, मैं शैलेंद्र खंडेलवाल हूँ। निवास मेरा भिलाई है और मैं रायपुर में एक राज्य शासन का पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वहाँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और ये मेरा दूसरा शिविर है। पहला शिविर तो मैं श्री सुरेंद्र पाठक जी के संपर्क में था, इसलिए मैंने अटेंड कर लिया था। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि ये दूसरा शिविर मैं अपने पत्नी के आग्रह और आदेश पर आया हूँ। किसी संयोग से हमारे परिवार से श्री राठौर भी हैं, वो आए थे, संपर्क में आए थे। तो जीवन विद्या के बारे में हम किसी को भी बताएं तो जल्दी से वो समझने को तैयार नहीं होता, लेकिन अंदर से जब इच्छा जागृत होती है तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता। जैसे मैं अपने परिवार में कई बार चर्चा करता था जीवन विद्या की, तो सबको ऐसा लगता था ये हमारे लिए नहीं है।
लेकिन अब जब मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर अरुंधति खंडेलवाल के अंदर एक बार इच्छा जागृत हो गई है, तो न वो खुद अपने बच्चों को लेकर आने को तैयार हुई, मुझे भी उन्होंने यहाँ नियमित जोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं अपने जो कार्यालयीन दायित्व हैं उनके कारण मैं नियमित नहीं आ पाऊँगा, लेकिन यहाँ फिर से आने का मौका मिला तो मुझे ये बात याद आ गई कि मेरा जो पहला शिविर का अनुभव है, उस आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि जीवन विद्या के माध्यम से हम सबको अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने का मौका मिलता है। ये हमारा जीवन किस लिए है, हम अपना जीवन कैसे सार्थक करें, ये साबित करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। और दूसरी बात कि ये मेरे लिए एक संतुष्टि का जरिया भी है। मैं यहाँ से अपनी समझ ठीक करूँ तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ जिससे मुझे सुकून मिले, संतुष्टि मिले। और मेरी जो अपेक्षा है इस शिविर से वो ये है कि इस बार फिर से मेरा जो जुड़ना हुआ है, तो वो जुड़ने के बाद मैं किसी दिन राउटर भैया की तरह यहाँ बोलने बताने लायक बन जाऊँ, तो मेरा जो प्रयास है वो सार्थक होगा। धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम डॉक्टर अरुंधति खंडेलवाल है। मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी किया है। मैं 12 सालों से रुंगटा कॉलेज में थी, एचओडी थी। अभी वर्तमान में मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ गेस्ट फैकल्टी हूँ। ऐसा मन में था कि हमारी आत्मा मनुष्य है, हम आत्मा हैं, हमारे पे सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, ये अहिंसा, ये हमारे आत्मा के गुण हैं। पर कहीं ना कहीं मनुष्य उस चीज़ को भूलता चला जा रहा है। वो चीज़ें हमारे रिश्तों में, समाज में दिखाई दे रही हैं। उसी चीज़ को कैसे सुधारने के लिए शायद जीवन विद्या का ये मेरे को किस फॉर्म में समझ में आया, एक मन में आया कि भैया ये राठौर सर मैडम आईआईटी बॉम्बे पास आउट है, कमाते होते तो भी 60 लाख का पैकेज कमाते, क्या कारण है कि ये यहाँ पे हैं? ये मन में एक उत्सुकता थी, बंदा 60 लाख का पैकेज छोड़ के यहाँ पे क्यों है, ये जानने की इच्छा मन में आई और उसी लिए हम यहाँ पे खींचे चले आए हैं। धन्यवाद। और राठौर भैया के थ्रू ही मुझे इस शिविर की जानकारी पड़ी है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम हर्षिता खंडेलवाल है और मैंने अभी 12th पास किया है, बस मैं कॉलेज के जाने वाली हूँ। और हमारी मम्मी हमको यहाँ तक लेके आ पाई और जो मतलब मोस्टली इंस्पिरेशन जो था, इसका नाम जीवन विद्या, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और एक चीज़ लगती थी कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो यहाँ से कनेक्टेड रह चुके हैं, तो मतलब कुछ तो एक बात होगी जो कि इतने बड़े बड़े लोग होके भी यहाँ पे इतना सीखें करें। और मैंने ये देखा कि मतलब जीवन में सब कुछ IIT पास होने के बाद, बहुत बड़ी बड़ी जगह में जाने के बाद लोग संतुष्टि नहीं पा पाते हैं। तो यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि जो एक संतुष्टि जैसा मतलब है वो मैं जान पाऊँगी और अपने जीवन में आगे कर पाऊँगी। तो बस इसके थ्रू मैं यहाँ आ पाई। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम भार्गवी खंडेलवाल है और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ, DAV पब्लिक स्कूल। मेरा एड्रेस नेहरू नगर ईस्ट, भिलाई। थैंक यू। मैं आप सबको 2 चीज़ें और जीवन विद्या के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं अभ्युदय संस्थान काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन अपनी समझ नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए शिविर मैंने काफ़ी देर से सम्मिलित हुआ शिविर में। लेकिन मैं 2-3 चीज़ों का साक्षी हूँ। एक तो मैं भाग्यशाली हूँ कि बाबा से मुझे कई बार सानिध्य करने का अवसर मिला। दूसरा, मैं IIT दिल्ली एक वर्कशॉप को अटेंड करने गया था जो जीवन विद्या के जरिए मूल्य शिक्षा कैसे हो सकती है इस पे आधारित थी। तो IIT दिल्ली का वो वर्कशॉप में अटेंड करने केवल इसलिए गया था क्योंकि मैं डॉक्टर APJ कलाम साहब को बतौर राष्ट्रपति सुनना और मिलना चाहता था। तो वहाँ गया, डॉक्टर APJ कलाम सर बतौर राष्ट्रपति, उनका 18 मिनट का उद्बोधन था। उस 18 मिनट के उद्बोधन में उन्होंने बाबा नागराज का 4 बार नाम लिया, 4 बार उन्होंने बाबा जी का नाम लिया। और हमारे बाबा जी तो इतने दीन दुनिया से अलग थे कि बाबा वहाँ थे ही नहीं। वो बाबा के सम्मान में, बाबा के विचारों पर आश्रित कार्यक्रम था, वर्कशॉप था जीवन विद्या का। लेकिन बाबा उन सारी चीज़ों से परे थे कि लोगों के बीच क्या कैसे करना है। उसमें देश के जाने माने बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आए थे और उन सब ने ये कहा कि अगर कोई जीवन वैल्यू एजुकेशन को जानता है तो उसको हम अपने यहाँ रोजगार के लिए बहुत वरीयता देंगे, प्रायोरिटी देंगे। मैं पहले यहाँ पाठक जी के साथ जब भी आता था अभ्युदय संस्थान, तो IIT के कुछ कई प्रोफेसर्स हमेशा मिलते थे। तो जिनको ये लगता है कि ये काम पढ़े लिखों का नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा अपनी जानकारी कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं
वो यहाँ जुड़े होते थे। प्रोफेसर दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर गौर और हमारे आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर से बहुत सारे लोग, मैंने कई विद्वानों से यहाँ संपर्क किया, सानिध्य किया है। और यहाँ हमारे प्रबोधक हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो भी, और सब लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड हैं। पाठक जी से चर्चा में और जगह लोगों से चर्चा में ये समझ में आया कि जीवन विद्या के बारे में जिसकी समझ अच्छी हो जाती है वो अपने जीवन में किसी भी काम करने में सफल हो, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि कोएग्जिस्टेंस ऐसी चीज़ है कि अस्तित्व, हमको किसके साथ कैसे जीना है ये अगर पता लग गया है तो हम न्यायप्रिय होकर न्यायपूर्ण काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन सफल करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी पढ़ाई में एकाग्रता और सफलता और गणित के और इंजीनियरिंग के बड़े बड़े सूत्र हैं वो समझने में भी जीवन विद्या से बहुत मदद मिलती है। थैंक यू, शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सूरज कुमार साहू है। मैं एमएससी एग्रीकल्चर में किया हूँ और मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग रतनपुर बिलासपुर से हैं। और इसकी जीवन विद्या की जानकारी मुझे हमारे स्टाफ एक सर हैं मनोज कुमार वर्मा सर, उनको थैंक यू। उनके वजह से ही इसकी जानकारी मुझे मिली और उनका जो विचार है, उनके जो थॉट में क्लियरिटी है, उनको देखकर मुझे लगा कि कुछ तो बात है इसमें जाना चाहिए करके। तो मैं काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा था पर जॉब की छुट्टी ना मिलने की वजह से नहीं आ पा रहा था। फिर अभी गर्मी की छुट्टी थी तो और डेट भी आया कि है शिविर, तो मैं बोला कि चलते हैं करके, और हमारी वाइफ भी साथ में आई। ये मेरा पहला शिविर है और इससे अपेक्षा है यही कि जीवन के बारे में समझें और हम जीवन के बारे में समझ सकते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा सार्थकता से गुजरेगा। और हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो अपने जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे शिक्षा दे सकेंगे और अपने हमारे इसके बारे में अगर अच्छा समझ रहेगी तो ठीक है। थैंक यू सबको। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती विभा साहू है। मेरी पढ़ाई एमएससी एग्रीकल्चर है और मैं भी टीचर हूँ। बिलासपुर से आए हैं हम लोग और मैं अपने हस्बैंड के बोलने से आई हूँ। ये मेरा पहला शिविर है। मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ को और अच्छे तरीके से समझ सकूँ, इसलिए शिविर अटेंड करने आई हूँ। धन्यवाद। आसपास ना ग्रुप बनाएंगे आप लोगों का, छोटा छोटा 5 लोगों का, 6 लोगों का, 8 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, उसको गोष्ठी ग्रुप बोलते हैं। तो आज शाम को आप लोगों का आपस में ऐसे इंट्रोडक्शन अच्छे से हो रही है। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे पिछले शिविरों में हमने क्या देखा कि शाम को 6 बजे ग्रुप बनाते हैं तो आप लोग फिर से एक समुदाय बना लेते हो। हमारी आदत है ना, हम समुदाय ही बना लेते हैं। बोले ये 6 हमारे हैं, बाकी 6 को हमको जानना ही नहीं है। तो हमने बोला यार ये फिर वही हो रहा है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम साहू हैं, हम है ना, हम ब्राह्मण हैं, यही सब चलता रहता है। तो हमने बोला इनका ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप में एक हो जाते हैं, फिर बाकी लोगों का मतलब नहीं रहता है। तो ये हमने करा कि एक बार सबका इंट्रोडक्शन तो हो जाए, कम से कम 7 दिन में हमको ये भी तो पता हो कि और भी कौन लोग आए हैं। तो ये वाला इंट्रोडक्शन है ना, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रहेगा। शाम को जो व्हाट्सअप जो आपका गोष्ठी ग्रुप बनेगा इवनिंग में, वो ग्रुप 6 दिन चलेगा पूरा, और वो बहुत ही सुंदर होता है। आपस में चर्चा, नाम जानना पहचानना, खुली बातें, है ना, सारी बातें होती है उसमें। तो इसी के पृष्ठभूमि के रूप में देखिए कि हमारा शाम को एक गोष्ठी ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप के लिए हम लोग एक तैयारी ही कर रहे हैं, तो आप लोग एक दूसरे को जान भी पाओगे। भैया नमस्कार सभी को। मैं भिलाई से आया हुआ हूँ। मेरा नाम गणेश राम साहू, एमएससी मैथ्स, रिटायर हो गए हूँ, 12 साल रिटायर हुए हो गए, है ना। और बाकी सब तो ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है। मैं ये जीवन विद्या के संबंध में जानना चाहता हूँ, है ना। ओके। आप सभी को नमस्कार। मैं राधेश्याम साहू 2000
2013 में मैं यहाँ आया था। मेरी सेवानिवृत्ति हुई 2012। उसके बाद कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद दूसरी पारी कैसे जीना चाहिए। तो मैंने सोचा, मेरा मूल गांव यहाँ पर ग्राम रीवा है और पिताजी किसानी करते थे, छोटा भाई भी किसान नेता के नाम से प्रसिद्ध है। तो मेरे मन में आया कि किसानों की आय कैसे बढ़े। इस विषय पे मैंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और मैं महाराष्ट्र में एक ऐसे ही संस्थान है जहाँ पर मैं गया। गोबर गौमूत्र से हम किसान जैविक खेती कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैंने वहाँ से प्रशिक्षण लिया और साथ ही साथ मेरी रुझान है पर्यावरण पे। किसान अपनी आय मैं बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर मैं किसानों को कहता हूँ कि आप अपने खेत के मेड़ में सागौन का पौधा लगाओ। और मैंने पिछले साल, वैसे मैं पर्यावरण प्रेमी होने के नाते पिछले 12 साल से मैं पर्यावरण पे जहाँ भी मौका मिलता है मेरे को, गांव में और अन्य जगह मैं पौधे लगाता हूँ और वो पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। हाई स्कूल में मैंने रीवा के हाई स्कूल में भी पौधे लगवाए और पिछले साल मैंने करीब 250 सागौन के पौधे खेत के मेड़ में लगवाया है और वो पौधा अभी 10 फीट का हो गया है। और मेरा प्रयास है कि आप सभी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं, यही आपसे निवेदन। और मुझे यहाँ के बारे में तो मालूम था, पर मैं आज जो आया हूँ वो हमारे जैनम में हमारे मित्र हैं चंद्राकर जी, वो रहते हैं, उनके प्रेरणा से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमलता साहू है और ये जो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उन्हीं के कहने से आज यहाँ आई हूँ। पहले यहाँ के बारे में कुछ सुनी थी कि यहाँ गौशाला है, प्राकृतिक खेती होती है, तो ये बोले कि चलो देख के आते हैं वहाँ क्या क्या है। तो मैं बोली चलो नया जगह में कुछ तो नया देखने सुनने को मिलेगा, ऐसे करके। वैसे तो रायपुर टाटीबंध में रहती हूँ और मैं गृहिणी हूँ। बाकी ये जो भी काम करते हैं समाज सेवा में, पर्यावरण में, तो जितना मेरा सहयोग हो सकता है इनको करती हूँ। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं राजस्थान जिला भीलवाड़ा से आया हूँ। मेरे बड़े भैया सोनू जी के कहने से आया हूँ मैं। और मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में। और हमेशा से एक ही सवाल दिमाग में रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ आखिर में जाके क्या ये चीज़ मुझे खुशी देगी। तो इसी चीज़ को जानने के लिए आया हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे परमानेंट हैप्पीनेस दे सके। थैंक यू। मेरा नाम अलका सुतार है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले से आई हूँ भैया के कहने पर, और पढ़ाई में एमएससी चल रहा है। यहाँ आने का एक ही रीज़न है, भैया ने राजस्थान में दूसरी बार नाथद्वारा के अंदर ये शिविर हुआ था, तब भैया वहाँ गए थे। तो वहाँ से आने के बाद भैया ने स्कूल खोल लिया, तो मेरे को जानना है क्यों खोला है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम सोनू सुथार है। भैया बहनों ने बताया, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के एक कोटली तहसील ग्राम से आए हैं। मैंने पहला शिविर नाथद्वारा उदयपुर में सोम भैया का किया था 2021 में। उस समय हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने बहुत सारे, तो उसमें हमारे भीलवाड़ा जिले में एक सुनील जी आगीवाल करके कोई व्यक्ति हैं जो भीलवाड़ा में जीवन विद्या को लेके आए। तो पूरे भारत में जहाँ भी जीवन विद्या के शिविर होते हैं, सूचना उस ग्रुप में, उन ग्रुपों में आती है। तो ये वाला शिविर की जानकारी उस ग्रुप के माध्यम से आया हूँ।
पहले शिविर की क्या उपलब्धि, शुरू से शिकायत थी पिताजी से, परिवार से, समाज से, व्यवस्था से, जो कुछ भी है ठीक नहीं है। दूसरों से बात करता तो ऐसा लगता है कि या तो मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है, तो ज़्यादातर तो ये सुनने में आता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो संयोग रहा 2021 में जीवन विद्या का जो नाथद्वारा शिविर किया सोम भैया वाला, उसके बाद से ऐसा तो शब्दों में क्या कहेंगे, बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे शिकायतें आज भी हैं, लेकिन निष्कर्ष बदले। अब ध्यान जाता है छोटी बड़ी हर घटना पर, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या ऐसे बोले मैं क्यों कर रहा हूं। जब उस शिविर से वापस आया तो मेरे को लग गया भी ये स्कूल लाइफ टाइम करना है, ये कोई छोड़ने की चीज़ नहीं है, ये कोई अलग बात नहीं है, ये हमारी बात है, मेरे लिए बात है। और अगर मेरे लिए है तो मैं अकेला ही ठीक क्यों होऊंगा। मैं अपने समाज, मैं अपने परिवार और इस बात को, इस कंटेंट को, जीवन विद्या को, मेरी उतनी योग्यता पात्रता तो नहीं है कि मैं सबको शिविर में लेके जाऊं, क्योंकि आचरण की निश्चितता या आचरण या व्यवहार में वो चीज़ दिखने में भी समय लगता। तो मैंने उस समय सोच लिया कि ये सारा बदलाव शिक्षा से आ सकता है। तो उस समय मैं कारपेंटरी का काम किया करता था, तो जस्ट मैंने शिफ्ट किया, मैंने 2 बार ग्रेजुएशन किया, फिर पिछले वर्ष हमने प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वहाँ ज़्यादा समझ तो नहीं है, जैसे समझ है, जैसा जितना कुछ सीखा। अध्ययन बिंदु शिविर ऑनलाइन किया और परिचय शिविर 2-3 ऑनलाइन किए, एक ये दूसरा शिविर फिजिकल है। तो जैसा जैसी समझ रही या है, तो उस हिसाब से मेरे जो स्कूल में टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, अब मैं उनको शिविर करवाऊं तो मेरा स्कूल बंद हो जाए। तो इस बार संयोग रहा कि छुट्टियों में ये शिविर रहा। इस बात को अपने स्कूल में कैसे पहुंचाएं, उसके लिए दिल्ली के जो हैप्पीनेस करिकुलम की जो सारी बुक्स हैं वो कंटेंट मंगवाया। स्टाफ को स्टार्टिंग में प्रेशराइज करके बोला भी इसको पढ़ के आना। अपने यहाँ जो अपने अभिभावक विद्यालय में जो कंटेंट चलता है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा करके पाठ्य पुस्तकें हैं हर कक्षा वाइज, तो उसकी कॉपी भी इंक्लूड की। ज़्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वहाँ की व्यवस्थाएं कुछ थोड़ी सी अलग हैं। तो एक पीरियड अपने विषय को लिया, तो दूसरे शिविर से क्या अपेक्षा है, तो जितना सीखे उतना ही कम। 4 साल हो गए शिविर किए हुए, तो थोड़ा रिचार्ज होने आया हूँ। हेलो, हाँ, मेरा नाम जेपी निषाद है। मैं एनआईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ग्राम पंचायत पौनी विधानसभा क्षेत्र जिला रायपुर वहाँ का सरपंच भी हूँ। और मेरे परिवार से मेरी माँ, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे, दोनों भतीजी, मेरी बहू, उनकी बेटी, मेरे कुछ मित्र हैं जो आ नहीं रहे हेजिटेशन में, 3 पीछे बैठे हैं, 1 गायब है, 2 यहाँ पर हैं। जीवन विद्या शिविर से मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे शिविर कर लिया हूँ। बस मैं एक ही आग्रह आपसे करूँगा, आपका जो भी विचारधारा है, जिस भगवान को मानते हो, जिस विचारधारा में आप जी रहे हो, उसको थोड़ा साइड कर दीजिएगा। यहाँ जो बता रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने में लेना है, दूसरे को नहीं देखना है। पड़ोसी की गाड़ी, पड़ोसी गाड़ी को नहीं देखना है, अपने में देखिए। 7 दिन के बाद आपकी लाइफ बहुत ही शानदार होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, वो नहीं दे रहे मैं देता हूँ।
क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा विचारधारा यही है कि मैं इसी में जीता हूँ। मेरे जीने का मूल मंत्र यही है। थैंक यू। मेरा नाम प्रकाश शरणागत है। मेरा क्वालिफ़िकेशन MBA है, मेरा भी बिज़नेस है। मैं झालू सर के कहने पे आया हूँ। राठौर सर, मीनाक्षी मैडम से मैं 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, GC से। अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस तो कुछ नहीं है, मैं ट्रायल के लिए आया था। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, सदगुरु, सोलो ट्रैवलर, सब चीज़ें मैंने एक बार ट्राई करते हैं, सब चीज़ें सीखी हैं, ये भी कर लेते हैं। और रही बात, पहले खुद एक्सपेक्ट कर लेते हैं, खुद सीख लेते हैं, अच्छा रहा तो पहले सीख लेते हैं, फिर बिल्कुल करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मैं रायपुर से हूँ। मैं यहाँ पे JP सर के कहने से आया था। ये मेरे चाचा जी लगते हैं, मैं इनको मजाक मजाक में सर बोलता हूँ। ठीक है। और मेरा शिविर से अपेक्षा तो कुछ नहीं है, बस जो मेरा अंदर का भय है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मेरा लो हो जाता है, उसको मेरे को ओवरकम करना है, इसलिए मैं यहाँ शिविर आया हूँ। आपके साथ आए उनको बाइक दो आप। हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा निषाद है, मैं BA की हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरा ये सेकंड शिविर है। मैं अपने हस्बैंड के कहने पर यहाँ आई हूँ और मेरा अपेक्षा है कि मैं जीवन के माध्यम से अपने बच्चों को किस टाइप से जीने की राह दिखा सकती हूँ। धन्यवाद। हेलो, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतुराज टंडन है और मैं रायपुर से आया हूँ। मेरा शिक्षा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और मैं अपने पापा जी से कहने के लिए आया हूँ और अभी मैं जॉब भी हूँ टाटा कंपनी में यहीं रायपुर में। और मैं जी अकेले आया हूँ रायपुर से और मेरे जीने की भी इच्छा, जीवन को जानना है। थैंक यू। सबको नमस्ते। और नाम मीनाबाई निषाद है। हमें तो खेती खार कहाँ था भाई और घर खेत है, गैया है, सब है। और जहाँ लोग जाता है वकरमा आया। हाँ वकरमा आया। नहीं, बहुत दिन से बोला था चलो चलो करके, पर हम टाइम नहीं मिला ना, खेत जागो तो डबल फसल वाले हैं ना, तो मजदूर मन के साथ जाना ही पड़ते। नहीं काम करवे मत करवे, मजदूर के साथ में जाना ही पड़ते। कैसे थे, नहीं टाइम नहीं मिला तो इसमें आया। धन्यवाद। भैया वृक्षारोपण का बोल रहे थे, तो पिछले साल हम लोगों ने आसपास के 10 गांव में कुल 6000 पौधे लगवाए हमने, मतलब संस्थान की मेहनत से। उसमें संकेत भैया नहीं है, असल में संकेत भैया होते हैं, वो कृषि वैज्ञानिक है, लंदन से PhD है और कृषि वैज्ञानिक है। मुख्यमंत्री सलाह लेते हैं उनका, जितना भी नरवा गुरवा बाड़ी से लेके सब कुछ। तो वो अपनी एक व्यथा, एक दुख बताते हैं, गांव वालों का जो दुख बताते हैं, कि बोलते हैं कि मैं कम से कम 18,000 किसानों के साथ काम किया हूँ। बोलते हैं 18,000 किसान बस्तर में इतना काम किए कि इनको नक्सली बोलने वाले थे पुलिस वाले, कि तुम नक्सली तो नहीं हो करके। बहुत ही ज़्यादा समाज सेवा और अच्छा काम कर रहे थे। उनने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बताई कि मैं ज़िंदगी लगा दिया, 5 साल 7 साल लगाया, और गांव में जो गरीब किसान हैं, गरीब किसान मतलब कि जैसे एक गांव का कुल क्षेत्रफल खेती का, गौपालन जो भी है 3000 एकड़ 2000 एकड़ होता है, तो मैं हजारों एकड़, हजार एकड़ का खेती को सही करवाया और किसानों की ज़िंदगी को मैं बदला, किसानों की ज़िंदगी में बदलाव लाया। 5 साल 6 साल 8 साल लगाए। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेपर्स में उनका जिक्र भी आया, काफ़ी कुछ उपलब्धि पाए वो। गौ पालन, गौ यहाँ पे ये प्लांट है, हमारे ही संस्थान में ही है। गोबर गैस से गैस निकाल के उसको सिलेंडर में भर के कार चला के दिखाए। तो इतना बड़ा बड़ा उनने प्रयोग किया। 5 साल बाद उनकी क्या शेयरिंग थी कि ये जो किसान हैं, पहले ये लोग गरीब थे,
गरीब थे, ये साइकिल में चलते थे, किसी के पास साइकिल भी नहीं था, और जो गांव में मिलती है सस्ती वाली चपटी वाली दारू पीते थे करके, है ना। अब बोले 5 साल के बाद मैं इन लोगों को अमीर बना दिया, ये लोगों के पास बाइक आ गई और ये लोग महंगी शराब पीते थे। पहले ये महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करते ही थे, बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, अभी भी वही कर रहे हैं, लेकिन सस्ती शराब से महंगी शराब तक मैं उनको पहचाने में सहयोग किया, 5 साल ज़िंदगी का लगाया, ऐसा वो बोलते थे। फिर भी उनको समझ में, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या, मेरे को पड़ेगी, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी में बूम चला था, याद है, अन्ना हजारे जी ने एकदम से दुनिया बदल देंगे करके, तो संकेत भैया ने आम आदमी पार्टी में, इस संस्थान के फाउंडर है ना, उनको लगा कि ये शायद मैं इस बार प्रूव कर दूंगा। 1995 में आए थे वो, लंदन से पीएचडी करके डॉक्टर होके, उनके सारे दोस्त परिवार के लोग हैं ना, अभी किसी यूनिवर्सिटी में वीसी हैं, कोई हैं। 2013 में उनने फिर से यहाँ के लोगों के मना करने के बावजूद वो आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष में डायरेक्ट बन गए, कोई पंच सरपंच नहीं, कोई चुनाव नहीं, सीधे अध्यक्ष आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। 6 साल अध्यक्ष रहे। 2019 में उन्होंने फेसबुक पे रिज़ाइन दिया कि ये कचरा काम है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं बदल। तो मतलब क्या हुआ कि जो सेवा है ना, मैं मूल बात में ला रहा हूँ, अब इतना तक तो मजाक था, सच्चा मजाक था। सेवा है ना, वो कौन करेगा? आदमी करेगा, इंसान करेगा ना। राजनीति क्या है? सेवा है। समाज सेवा क्या है? सेवा है। ये कौन करेगा? तो हम ही तो करेंगे सेवा। समाज को ठीक कौन करेगा? हम करेंगे। शिक्षा क्या है? इस आदमी का जो मानसिकता है, ये जिस विचार से चलता है, ये जो जीता है, इसका जो आचरण है, उसके लिए शिक्षा चाहिए। तो सही शिक्षा, वही बोल रहे हैं, वो विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है? अभिशाप है। तो क्या बोल रहे हैं? उपयोग करने वाले के ऊपर है, वो जो उपयोग कर रहा है उसका माइंडसेट क्या है। तो सही आदमी के हाथ में वरदान हो जाता है और गलत आदमी के हाथ में अभिशाप हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक बड़ी बात है, ये पार्ट ऑफ द शिविर ही है, ये बीच में आता है। मैं बोला एक मौका मिला है बढ़िया, और हम लोग इस साल 20,000 पौधे का टारगेट लगाया भैया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों ने पिछले साल जो 6,000 पौधे जिनसे हमने लिए थे, वो इस रीजन के रेंजर थे। फॉरेस्ट रेंजर से बड़ा तो कोई होता नहीं है, एक मेरे ख्याल से ब्लॉक स्तर पे। तो हमने उन रेंजर से जब 6,000 पौधे लिए तो उनने पूछा ऐसा करोगे क्या आप लोग, क्योंकि जिस तरीके से हमने बोला हम ऐसे करेंगे, लोगों के हाथ में देंगे। तो उनको बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने वो संस्थान घूमने आए, अपने पत्नी, मतलब महिला है रेंजर, अपने पति और 2 बच्चों के साथ 2 घंटे यहाँ घूमे। फिर उन्हें बोला अच्छी जगह है, हम एक शिविर करेंगे। उन्हें एक शिविर किया, पिछले साल की बात है। दूसरा शिविर किया, फॉरेस्ट रेंजर है ना, यूपीएससी पीएससी से पोस्टिंग होती है। तीसरा शिविर किया, चौथा परिचय शिविर किया। अभी वो 6 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन लगा है। 1 जुलाई से हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चों के साथ 6 महीने के लिए यहाँ रह के यहाँ 6 महीने का अध्ययन करने वाले हैं, सिर्फ 1 साल में। तो काफ़ी उपलब्धि भरा उनका ज़िंदगी है। और ये जितने भी काम हैं जो आप बोल रहे हैं, ये कितना सुंदर काम है, करने में तो बहुत सुकून मिलता है। प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं कर रहा हूँ, मेरे घर के लोग ही नहीं करना चाह रहे हैं, मेरा पड़ोसी नहीं करना चाह रहा है, मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर हंस भी रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सुंदर काम है ना, ये जो सुंदर काम है, ये घटना है या ये शिक्षा के थ्रू परंपरा में आ जाए। परंपरा मतलब जब अच्छा काम है तो सभी करें ना। हम जैसे लोगों की वजह से ये घटना बन जा रहा है। घटना का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है जब तक उसको एजुकेशन में नहीं लाएंगे। एजुकेशन के थ्रू वो मल्टीप्लाई होता है, अनेक लोगों तक जाता है। इसीलिए आपसे तो आग्रह है कि आप इसको सीरियसली करिए, इसमें आगे बढ़िए। ऐसे सोचने वाले लोग इसको और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इतनी बात के साथ भैया आप लोग। हर हर महादेव। मेरा नाम दुलेश्वर साहू है। मैं कोड़ेबोर से रहता हूँ, कोड़ेबोर कुरुस से। लेकिन वर्तमान में मैं परिस्थितिजन एक घटना हो गया था, इस कारण से मैं अभी केंद्रीय जेल रायपुर में रहता हूँ और अभी मैं छुट्टी में आया हूँ।
और यहाँ आने के लिए मेरे भैया शिक्षक है केदारनाथ साहू, उन्होंने मुझे प्रेरित किया है। और ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहू है। तो मैं इस संस्था से अपेक्षा रखता हूँ कि मैं इस संस्थान की ओर से केंद्रीय जेल रायपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए ताकि बंदियों के जीवन में सुधार आए। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रिका साहू है, मैं क्रूज से आई हूँ। ये मेरे पति हैं और मेरे बहू है, और मैं अपने जेठ जी के माध्यम से आई हूँ। जेठ जी बोले थे अपने भाई को कि 2 बार बोले थे, 2-3 बार मैंने कहा, मुझे पूछा कि जाना है क्या इस करके। तो मुझे तो अच्छा लगा, पहला शिविर किया, ये दूसरा शिविर है मेरे। तो पहला शिविर में मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार चल करके देखो ना, ऐसे करके लाई हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रेणुका साहू है। मेरी पढ़ाई BA सेकेंड ईयर है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने पापा के ज़रिए आई हूँ, मतलब मेरे ससुर जी के माध्यम से आई हूँ। और मैं जीवन विद्या को समझना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं अनूपपुर से आई हूँ। पिछले बार हमने शिविर किए थे लेकिन मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं दोबारा भी आई। ठीक है। प्रणाम सभी को। मेरा नाम प्रभुलाल गुप्ता है। पिछले बार मैं बेटा और बहू और समधी की पत्नी के साथ आए थे और समझे एक चीज़ तो ये है कि कुछ समस्याएं जो जीवन में रहती हैं उनका यहाँ समाधान मिल जाता है। हर परिवार की तरह हमारे परिवार में भी झगड़े थे। हम 5 भाई थे, संपत्ति के बंटवारे का विवाद रहता था, भाइयों में बोलचाल बंद हो गए थे। बेटे के साथ यहाँ जब आए समझे तो लगा कि भाई चलो ठीक है, हम प्रयास करते हैं। मेरे बेटे के प्रयास से आज है कि हम सब भाइयों के जो परिवार हैं, 2 भाई नहीं उनके परिवार हैं और बाकी 3 भाई हम मौजूद हैं। सभी की आना जाना बोल चाल सब कुछ प्रेम हो गया है। कुछ जो है प्रश्न बचे हैं जीवन के और इसीलिए दोबारा आए हैं। जिसे स्वामी जी का मैंने किताब पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे। वेदों के इस वचन को उन्होंने नकारा, उनको कहना कि भाई ये गलत है। और मुझे लग रहा है कि वेद का वो वचन सही है, तो सही समय में आने पर ये प्रश्न करूँगा, इसीलिए आया हूँ। धन्यवाद। मैं सुरेश नेमा, मध्य प्रदेश कटनी ज़िले के एक रीठी तहसील है, वहाँ से आया हूँ। एजुकेशन हमारे परिवार में नहीं के बराबर था। हम एक छोटे से आलू बंडा समोसा भजिया मिठाई की दुकान से संबंधित थे। थोड़ा बहुत एजुकेशन हुआ हमारा। इसके पश्चात 3rd डिवीजन में पास होते थे और 3rd डिवीजन पास होकर बहुत खुश होते थे कि इस बार सप्लीमेंट्री नहीं आई या फेल नहीं हुए। इसी के चलते कुछ किस्मत अच्छी साथ देती गई और एक स्वास्थ्य विभाग की छोटी सी नौकरी थी लेप्रोसी डिपार्टमेंट की, उसमें हम 10 रुपये में सिलेक्ट हो गए थे। 7 रुपये का उस समय रजिस्ट्री होती थी, 3 रुपये का फॉर्म लाए थे, डाल दिए, सिलेक्ट हो गए और सर्विस में चले गए। इस बीच हमारे मामा पढ़ते थे, बोले यार कुछ कर ले भाई। तो हम और मामा हम उम्र के थे दोनों, तो उन्होंने एक DHMS कोर्स था, इस समय BHMS कहलाता है, वो करने चले गए। तो एक डॉक्टर नाम लग गया मेरे साथ में और सीखने की ललक हमेशा रही। पढ़ाई में तो ये हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कभी सर्विस करेंगे। उस क्षेत्र में पहुंच गए और उसमें जो काम सामने आता था हॉस्पिटल का सब करते थे। इस बीच हमारी शादी हमारे बड़े भाई की जो साली थी, हमारी साली थी, उनसे हो गई। तो मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके गया था उनके पास में। वो गणित से होशियार थी, BSc कर चुकी थी, उनका भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, फिर MA कर लिया। फिर इस बीच शादी हो गई,
तो मैं अपॉइंटमेंट लेके गया कि भाई मुझसे अच्छा कोई आपको मिल जाएगा तो आप उससे शादी कर लेना, मेरी ये है। घर वालों को लगता है मैं बहुत बड़ी नौकरी में आ गया हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सामान्य एक असिस्टेंट हूँ। चूँकि उस समय ज़माना था, आज की लड़कियाँ होती या तो वो कह देती कि भैया तुम एक किनारे हो जाओ। बाकी चूँकि माता पिता उस समय तय करते थे, शादी हो गई, साथ अच्छा रहा और उनका साथ इतना रहा कि हमने दोनों ने डिस्पेंसरी चलाई। तो हमसे ज़्यादा वो डिस्पेंसरी चलाती, मैं यहाँ आ गया हूँ, वो घर में डिस्पेंसरी चला रहे। और 31 साल अभी हमने सर्विस की। इस बीच ये स्थिति रही कि जीवन में सब कुछ पा लिया था जिसकी उम्मीद नहीं थी। बेटे को हमने फॉरेन में पढ़ा दिया, MBBS कर चुका, बेटी की शादी हो गई BHMS करके, और मैं फ्री था। पिताजी का देहांत हुआ, कुछ एक्सीडेंट हो गए थे, तो परिवार में ये लग रहा था कि यार कहीं कुछ गड़बड़ है। जो अपेक्षाएं जीवन में होना चाहिए थी, जब हमने नहीं चाहा था और सब कुछ मिल गया, वो एक बेचैनी बहुत परेशान कर रही थी। हमारा बैकग्राउंड यहाँ जीवन विद्या से किसी से नहीं जुड़ा था, ना हम जानते थे। तो YouTube वगैरह देखते रहते थे, YouTube से कुछ माध्यम से पहुँच गए और फिर इससे जुड़ते गए। और कोरोना काल में फिर हमने बहुत YouTube में वीडियो देखे और अध्ययन किया और शिविर का एक डॉक्यूमेंट अपना खुद लिखते रहते थे, शिविर को पॉज करके देख के लगा के जैसा भी था। और उसमें वो जो हल मिला हमको, वो बहुत इतना ज़बरदस्त था कि इस बीच हमने एक बंदन भैया का शिविर था, भानु भैया का, बंदन भैया का, सुरेंद्र पाल भैया का, ऐसे कई शिविर हमने देखे। भैया लोगों को देखते रहते थे टीवी। और एक दिन पूरा निष्कर्ष निकाला हमने, तो रिजाइन कर दिया सर्विस से। सर्विस से रिजाइन करने के बाद, चूँकि वो एक संविदा सर्विस थी और हमने एक आकलन लिया 2, 4, 5 साल और बचा, इसमें क्या करेंगे, इससे अच्छा दूसरा करो। तो उस समय गाना भी लिखते थे, 2 पंक्ति सुना देता हूँ। कर्मचारी संविदा के तुझे समझ सका ना कोई, खामोशी से काम करे तू, भीतर भीतर रोए रे, है भीतर भीतर रोए, कर्मचारी संविदा के। ऐसा संविदा की नौकरी फिर छोड़ दी। और उसको छोड़ने के बाद जहाँ हमारी एक डिस्पेंसरी थी, वो भी उन्होंने खाली करा ली। 27 साल हमने वहाँ अच्छा पैसा कमाया। इसके बाद वो खाली करने के बाद बेटे का फॉरेन का कंप्लीट हो गया और MBBS। जी हाँ, जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचने की थोड़ी सी यात्रा थी और इसलिए यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने मतलब कैसे, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कहीं से जानकारी, बस खोज थी कि जो अपेक्षाएं जीवन में हैं वो हमको नहीं मिली। और वो यहाँ जो सुकून मिला बाबा जी के दर्शन में, वो एक ज़बरदस्त था। और सर्विस छोड़ने के बाद मैं सोच रहा था, पत्नी हमारी आज भी नाराज़ है सर्विस छोड़ने से, उनको ये लगता है कि मैंने उनकी वजह से छोड़ी थी। तो वो उनको अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं दिला पाए कि नहीं ये अपन दोनों साथ में रहो या जो भी वो नहीं आई साथ में, घर देख रही। तो दर्शन एक ऐसी हमको चीज़ मिली जिसका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ। और मैं 150% अपने आप में सेटिस्फाई हूँ कि मैंने ये सब करने के बाद ये दर्शन हमको मिल गया। और शिविर करने के बाद भैया लोगों का हमको मिला मैसेज, इससे हम जुड़े थे और मैसेज मिलते रहते हैं। फिर इस बार ज़बरदस्त मन बनाया कि 10 दिन के लिए तो जाऊंगा। तो 10 दिन के लिए यहाँ आया हूँ, पूरे समय रहूँगा और अपनी पूरी जिज्ञासाएं शांत करूँगा और जो भी बातें हैं उनको क्लियर करूँगा और आगे की यात्रा और अच्छे ढंग से शुरुआत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हरीश चंद्र है और मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ अभी मानव तीर्थ में, प्रेरणा विद्यालय में। मैं राजस्थान जैसलमेर से हूँ।
मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आने के लिए बोला तो मैं आ गया। और इसके पहले भी 2 शिविर किए थे मम्मी पापा के साथ। ये पहला शिविर है जो अकेले करने आया हूँ। तो इसमें बस मुझे समझना है कि मतलब मैं दूसरे लोगों से परेशान ना हूँ, मतलब और संबंध में अच्छे से रह पाऊँ बस। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है और अभी फ़िलहाल रायपुर में रह रही हूँ। कॉलेज सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। आई एम स्टार्टिंग इन बैंगलोर। तो कॉलेज के प्रोजेक्ट की वजह से मैं संस्थान से जुड़ी थी। तो अभी पिछले 2 हफ्ते से मैं स्कूल के एजुकेशन पर रिसर्च वगैरह का काम कर रही थी। तो बलवंत अंकल ने मेरे को बोला था कि तुम्हें शिविर भी कर लेना चाहिए। तो आज सुबह के सेशंस के बाद जो एक्सपेक्टेशंस बनी है उसमें यही है कि अपने खुद के जो क्वेश्चंस हैं, जो सेल्फ क्वेश्चनिंग है, उसके आंसर्स मैं ढूंढ सकूं। कौन कौन? हाँ भैया लोग हैं, आइए आइए। और जो लोग नहीं आए हैं हिम्मत करके आइए। ऐसे हाँ, वो जो बात आई थी गोष्ठी की भैया की, हम लोग इसीलिए तो गोष्ठी फॉर्म करेंगे ना। तो वो बाकी 5 लोग बढ़िया से उसको समझिएगा, सुनिएगा। ये ज़्यादा देर मतलब अपनी बातें रखने के लिए आदमी को लगता है बहुत सारा कुछ बोलने के लिए है, आधे घंटे बाद ख़त्म हो जाता है। हम लोग के पास 8 दिन के लिए बोलने के लिए है, हमारा ख़त्म नहीं होता है। तो ये कोई तो बढ़िया बात है। तो इसको गोष्ठी में अपन करेंगे, पर्सनल इंट्रोडक्शन करेंगे। हम क्या करने वाले हैं गोष्ठी में, शाम को 6 बजे और बताऊंगा। हम गोष्ठी में एक दूसरे को सुनने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे कि आप कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे ज़िंदगी चली वगैरह वगैरह। सिर्फ आज के दिन करेंगे। आज रात की गोष्ठी इंट्रोडक्शन की तरह रहेगी। फिर कल से हम लोग बात करेंगे जो दिन भर 6 घंटे 8 घंटे चलेगा। उसमें मुझे क्या समझ में आया, मुझे क्या समझ में नहीं आया, मुझे इसमें क्या गैप लग रहा है, ये मेरे को जमा नहीं। फिर आप लोग मिल के उससे एक दूसरे को शांत करोगे। नहीं हो पाए तो अगले दिन क्लास में वो प्रश्न लेके आओगे। तो गोष्ठी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सार्थक होता है। तो उसको अपन करेंगे अभी। और इंट्रोडक्शन सभी को नमस्कार। मेरा नाम रूपा है। मैं बीएड और एमए हिंदी ऑनर से किया है मैंने। मेरा ये दूसरी बार मैं शिविर में आई हूँ। पहला शिविर मैंने यूपी हापुड़ में किया था और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। ये कई बार जा चुके हैं और मैं ये इस बार हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया था कि हमें, क्योंकि इसका बहुत ही नाम सुना था छोटी का, तो इनका बहुत दिनों से मन था कि मौका मिलेगा तो हम वहाँ भी जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है तो बच्चों के वकेशन का वेट कर रहे थे कि वकेशन हो तो सब लोग, क्योंकि कहीं भी अगर हम जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, तो इसलिए साथ में ही जाना था, इसलिए वकेशन का वेट कर रहे थे। और टाइम भी सही था, छुट्टी भी थी बच्चों की, तो सब कुछ मैच हो गया, टिकट भी मिल गई, तो हम लोगों का आना हुआ। और अपेक्षा तो ये है कि जैसे कि दूसरा शिविर है तो पहले शिविर से हमें बहुत कुछ पता चल चुका था, थोड़ी समझ भी बढ़ गई, जीवन जो है उसके बारे में पता चला, जीवन को एक नए तरीके से समझने का मौका मिला। क्योंकि पहले हम शरीर और जीवन को एक ही समझते थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि शरीर अलग है, जीवन अलग है, और उसको किस तरीके से देखने का एक नया नज़रिया मिला। तो अब यही बस चाहती हूँ इस बार कि समझ थोड़ी और बढ़े। और जैसे कि हम महिला हैं, सभी महिलाएं हैं, महिलाओं को बहुत सारे संबंध निभाने पड़ते हैं, सभी संबंधों को अच्छे से निभाना होता है, और सभी संबंधों को अच्छे से निभाते हुए, सबको सुखी करते हुए, खुद भी सुखी रहते हुए एक संतुष्टि तक पहुंचना होता है। तो बस यही अपेक्षा है। मेरा नाम वरेण्यम है। मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अर्जनगढ़ है। मैं दिल्ली से आया हूँ अपने पापा मम्मी भाई बहन के साथ, और मैं ये अपनी तीसरी शिविर में आया हूँ। थैंक यू। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम रिद्धिमा ठाकुर है। मैं दिल्ली से आई हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। ये मेरा दूसरा शिविर है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम लव्यम है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। ये मेरा दूसरा शिविर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विद्याभूषण ठाकुर है। मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ यहाँ। मेरा जो शिविर से जुड़ने का रहा, क्योंकि मैं दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में हूँ। तो सोम भैया जी का नाम बड़ा सुना था मैंने। तो जैसे ही मुझे मौका मिला था 3 साल पहले कि जीवन विद्या का शिविर चल रहा है हापुड़ में, तो मैं तो पहले से ही व्याकुल था। जैसे एक होता है ना कि भूखे को खाने का पता चल जाए कि एक भूखा व्यक्ति है, उसको कुछ खाने का कहीं एड्रेस पता चल जाए तो बिना सोचे समझे उसकी ओर भाग जाता है। मैं इस व्याकुलता के साथ मैं जी रहा था, क्योंकि जो भी चल रहा था मेरी ज़िंदगी में या आसपास, मैं संतुष्ट नहीं था अपने आप से और मैं कुछ बेहतर चाह रहा था। तो बेहतर चाहने के लिए कुछ करना होता है, जो एक भटका हुआ इंसान करता है, उस तरह से मैं भी कर रहा था। जैसे किसी मोटिवेशनल लेक्चर का लेक्चर सुन लेना यूट्यूब के सहारे से। अच्छे आदमी को मैं ढूंढने से भी मतलब ऐसे मिलता नहीं है। तो फिर जब भी मैं जैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने गांव में लोग अपने उम्र के साथ के लोगों से बात करता है, लेकिन मैं बड़े बुजुर्गों के साथ मिलता हूँ। मैं अपने दादाजी से ज़्यादा मतलब अटैचमेंट रहा। तो कहने का मतलब है कि जो जीवन विद्या शिविर से जो जुड़ने का रहा मेरा, तो सोम भैया जी से मैं जुड़ा। उसके बाद फिर संजीव चोपड़ा जी थे। फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, एक बार ना वहाँ जाता हूँ। तो संजीव भैया जी से मैं एक बार शिविर अटेंड किया। उसके बाद भी अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी भी मुझे सही समझ नहीं आया है, क्योंकि मैं डेप्थ में जाना चाहता हूँ। डेप्थ की पकड़ अभी तक आई नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछता है, मेरे एक फ्रेंड है कि अरे बताओ तुम कैसे नासमझ व्यक्ति हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं कहता हाँ भाई, मैं सही में नासमझ हूँ। पता नहीं मैं जो पाना चाह रहा हूँ ना, मुझे सही से नहीं मिल पा रहा है ना। और दूसरी बात क्या है कि जब शिविर हम अटेंड करते हैं तो काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है, काफ़ी लंबा इम्पैक्ट रहता है। जैसे एक दवाई पैरासीटामोल खा लो ना, तो आप बुखार से तो ठीक हो जाते हो, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ ऐसी डर्टी थिंग्स आते चले जाते हैं फैमिलीज़ को, मुझे आसपास में जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ। तो लगता है फिर से कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए मुझे, मतलब वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है जो मैं एक्चुअली पाना चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार अटेंड करता हूँ। इवन मैं वीडियोज़ देखता हूँ तो शायद मेरे परिवार में, मुझे ऐसा खुद में लगता है कि जब मैं वीडियो ऑन करता हूँ यूट्यूब चैनल, तो इसका विरोध शायद हो जाता है मेरे घर में। एक्चुअली मैं दिल से ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसी को बुरा, मतलब मैं अपनी पत्नी को नाराज़ करूँ, अपने बच्चे को नाराज़ करूँ। जैसे बिटिया भी मेरी कहती है कई बार, पापा अभी क्या फालतू की चीज़ें चला लेते हो। तो मुझे डर लगता है, सही बताऊँ ना, तो अपने घर में ही अपने लोगों से डर लगता है कि मैं कहीं मुझे पागल ना घोषित कर दिया जाए। तो मैं फिर बार बार चेक करता हूँ अपने आप को कि सही में पागल तो नहीं हो गया हूँ, क्योंकि मैं जिस काम के लिए, जिस पद पर हूँ, उस पद पर न्याय करने की कोशिश करता हूँ, उस पद पर अच्छे से काम करता हूँ। जैसे कि मैं 11th और 12th को कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, मैंने PhD में एडमिशन भी ले रखा था। तो मैं हर ढंग से चेक करता हूँ, जितने पैरामीटर मुझे मालूम है उसमें मैं न्याय कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है अभी भी। उसके बाद ये दूसरे शिविर या तीसरे शिविर से अपेक्षा बस ये है कि मैं खुद को अपना ज्ञानवर्धन कर सकूँ, क्योंकि मैं एक सिर्फ पति नहीं, एक पिता नहीं, एक पुत्र भी हूँ, है ना। समाज, जितना समाज ने हमें दिया है, मैं कई बार स्कैन करता हूँ तो मेरे निर्माण में मेरे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ऐसा स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा है, जिसके स्कूल में जब मैंने एडमिशन लिया था तो सिर्फ एक टीचर से पढ़ा हुआ व्यक्ति, समाज के लोगों ने मुझे बड़ा किया है। तो सही बताऊँ ना, तो बिहार के जिस गाँव से मेरा जन्म हुआ है, मधुबनी जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उस गांव को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लोग कहते हैं ना कि भाई जहाँ से आपने कुछ भी लिया हो उसको कुछ तो दो, तो मैं कुछ नहीं दे पाता हूँ। इवन मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने, मतलब दादाजी की तो मृत्यु हो गई जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो ऐसे मुझे लगता है एक दिन पापा की भी इस तरह से अगर चलती रही तो पापा की भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे जितने भी बड़े जो जिन्होंने भी योगदान दिया है, तो मैं एक ऐसा मानव बन जाऊँगा जिसको नहीं कहते हैं अपराधी मानव बन के मैं दुनिया से मैं भी चला जाऊँगा। तो और भगवान ने मुझे पद भी दिया है, धन भी दिया है, लेकिन मैं कल्याण का काम कोई भी नहीं कर पाता हूँ। इवन सही बताऊँ ना, तो परिवार के लिए भी कल्याण का काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इस बातों को मैं बड़े मंथन करता रहता हूँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता रहता हूँ। तो मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस अंतर जो रिफ्लेक्शन है, इससे मैं कैसे बाहर आऊँ, कैसे मैं कुछ अच्छा करूँ। ये मेरा मेन उद्देश्य है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि समझ को तो बेहतर करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इवन दूसरे को समझाने के लिए भी अपनी समझ बेहतर करनी पड़ेगी। कई बार होता है मैं तो सामने वालों को समझाता हूँ, मेरी बात तो नहीं मानता हूँ, तो मुझे लगता है इसका मतलब मेरे को नासमझ है, मैं नासमझ हूँ,
कि मैं सामने वाले को समझ नहीं पा रहा हूँ सही से कि उसको कैसे सही किया जाए। हैंडल करना नहीं सीखना मुझे, क्योंकि हैंडल तो जानवरों को शायद हम कर सकते हैं, किसी कुत्ते को हम बांध करके किसी को हैंडल कर सकते हैं, मानव को बांधा नहीं जा सकता। तो मानव को बेहतर समझने के लिए मैं अपनी समझदारी बढ़ा रहा हूँ, ये है मेरा उद्देश्य। धन्यवाद। और कौन लोग हैं? आइए, आइए, आप तो जरूर आइए। और कौन कौन है यहाँ तक? इधर बहुत लोग नहीं आए हैं, दीदी लोग तो नहीं आए हैं। हाँ, आइए आइए, आप लोग भी आइए। आओ बच्चा, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं अभी आप लोगों का परिचय दूंगा इसलिए रोक के रखा हूँ। अच्छा, यहीं से बोलेंगे? ठीक है, तो फिर माइक दीदी लोगों के बाद। तो हमारे बीच में राखी दीदी हैं और राघू बेटा जी है। इनके होने के बाद फिर आप लोग बोलना है ना। हम लोग का चाय का हो गया है। मंजीत भैया ने मेरी अच्छी क्लास ली है, तुम आधे घंटे बाद क्यों आए करके। वो क्या किचन का वो पूरा मैनेजमेंट भी करता है। तो एक काम करेंगे, है ना, नहीं आप लोगों का कर लेते हैं, वापस आएंगे फिर आप लोगों का भी 5 मिनट में करके चाय पीने चलेंगे, है ना। नहीं, चाय पी के आएंगे फिर करेंगे। जो लोगों के अंदर हिम्मत नहीं आ रहा है ना, वो लोग हिम्मत करो भाई यहाँ तक आने का, आज के दिन कम से कम। रही बात भैया का, जो भैया ने जो बात रखी कि ये जो है ये अपेक्षाएं और जो आप अपने आप में जो पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो नागराज जी ने इन्हीं बातों को ही एड्रेस किया है कि जो मानव जाति में जो लोग हैं, जो कुछ सोचने वाले लोग हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। उसके अलावा बाकी लोग क्यों उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो उसी को बोल रहे हैं कि समझ की कमी या ज्ञान की कमी। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर को क्या बोलेंगे? अगर ये अपेक्षा है हमारी, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा, जो भी उत्तर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ज्ञान ही बोलेंगे ना। ज्ञान के रूप में अब ये मेरे में स्थापित हो जाए, तो मेरे में ज्ञान प्रतिष्ठा हो जाए, इसके लिए ही ये शिविर, फिर उसके बाद शिविर के बाद अध्ययन, और उसके बाद अध्ययन के साथ अभ्यास। कोई भी चीज़ के लिए हमको अध्ययन, अभ्यास जिसको बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करना, वो सारा का सारा आएगा ही। उसी को हम लोग शोध बोल रहे हैं। इसीलिए अभ्युदय संस्थान मानवीय शिक्षा पे शोध करने वाला संस्थान है। तो इस प्रोसेस को हम लोग अगले 8 दिन में करेंगे। मैं मीनाक्षी बात कर रहे थे, आप जो ज़्यादातर जो बातें बोल रहे थे वो 3rd डे में हम लोग कवर करने ही वाले हैं कि फाइनली क्यों जीना, कैसे जीना, जो सोम भैया बोलते हैं, है ना। तो उस सब बातों को भी हम विधिवत प्रॉपरली एड्रेस करने ही वाले हैं। हम मतलब नागराज जी ने किया ही हुआ है, हम उसको एक चौखट में रखने वाले हैं, एक फ्रेम में रखने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचने वाला है। यही इस पर्पस, ये जो अभी तक का पर्पस था, यही था कि इसमें लिखा हुआ पूरा प्रश्न भर दो बोर्ड को, लेकिन ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा अगले 7 से 8 दिन में, हो ही जाएगा। ये आप लोगों को हर शिविर में बोलते भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको अनेक शिविर करने पड़ेंगे। खैर, एक बात हो गई। अब राखी दीदी और राघू बेटा जी, सन 2008-9 में जब छत्तीसगढ़ शासन के साथ इस संस्थान का बहुत ज़्यादा कार्यक्रम होने लगा, करीब 250 से 300 सरकारी शिक्षक को गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने अलाउ किया कि आप जाओ और 10 महीने के लिए यहाँ रहो, यहाँ पढ़ाई करो। ये जो 6 महीने 8 महीने की पढ़ाई जो हम लोग बोल रहे हैं, पहले महीने में 15 दिन बोल के 10 माह की पढ़ाई होती थी। छत्तीसगढ़ शासन अपने टीचर्स को यहाँ भेजते थे। ऐसे 250 से अधिक टीचर्स 11, 12, 13 सन में आए हुए हैं। उन्हीं में से एक परिवार, आपके पिताजी और आपके अभी जो श्रीमान हैं, वो दोनों के दोनों भी उसी 6-10 माह के अध्ययन में आए हुए थे सरकार की ओर से। तो उसी दौरान दीदी का विवाह हुआ है, क्योंकि आपके पिताजी को आपके जो श्रीमान जी हैं वो पसंद आए यहीं शिविर हॉल में। तो 2010, 11, 12 के आप परिवार हैं। एक तरह से अभी जैसे बोलते हैं ना कि इसको कौन चला रहा है, क्योंकि जीवन विद्या जो है इसको कोई चला नहीं रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन नहीं है। तो इसको कौन चला रहा है? तो जो इसको पा गया है, जो इसको वहन कर रहा है, जो इसको ढो रहा है, अपने सिर पे जो उठा के चल रहा है, वही इसको चला रहा है। तो इसके धारक वाहक बोलते हैं कि जीवन विद्या के धारक वाहक हैं। जैसे भैया की जो शेयरिंग आई, ऐसा लगा कि वो चाहते हैं कि मैं इसको चलाऊं, क्योंकि जब आपने अपने गांव का जिक्र किया, आपने बड़े समाज का जिक्र किया, अपने फैमिली की संतुष्टि की बात करी, तो कहीं ना कहीं आप इसको वहन करना चाहते हो, है ना। तो ऐसे ही हमारे एक परिवार हैं, गेंदलाल भैया राखी दीदी परिवार, और आपके सुपुत्र हैं, कक्षा 7वीं में गए इस साल। बहुत ही बढ़िया परिवार है, और आप लोग पिछले 12, 13, 14 साल में इसमें लगे हुए हैं। तो हम तो ऐसे देखते हैं कि आप इसके पूरा नहीं, लेकिन इसको वहन करके
जैसा समझे हैं वैसा जीने का प्रयास करते हुए परिवार हैं। पता नहीं क्यों दीदी शिविर करने आई हैं, तो दीदी ये बोल रही हैं कि मेरे को रिवीजन करना है। और इसका जो एक जगह आता है जहाँ अध्ययन बोलते हैं कि अध्ययन कर लिए, हमारे को स्मरण में आ गया, अब हमको किताबों की ज़रूरत नहीं है। तो हर किसी का अपना एक बैकग्राउंड होता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी स्मरण में आ जाता है, जैसे कि मीनाक्षी, और कुछ मेरे जैसे मूर्ख हैं जिनको अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा है। तो भाई वो तो बैकग्राउंड है कि आप कैसे देश काल दिशा में पढ़े लिखे बड़े हुए। जैसे मैं घर में बड़ा भाई था, तो मेरे को कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, मैं जो कुछ किया अपनी मनमानी में किया, योग से अच्छा कर लिया। लेकिन वो घर में सबसे छोटी है, 4 बहन 1 भाई, सारे परफॉर्मर, तो उनको स्ट्रक्चर्ड वे में मिला। इसलिए ये किताबें वो 6 महीने में पढ़ पाई, मेरे को 6 साल लग गए, ऐसा है। तो खैर वो कोई बात नहीं है। तो वैसे ही दीदी दोबारा शिविर करना चाह रही है। हम लोग खुद खुश हैं कि दीदी हमको हम लोग मिलके शिविर करेंगे दीदी, है ना, आप भी बताओगे। तो दीदी अपनी शेयरिंग रखेंगी, उसके बाद अपन चाय के लिए जाएंगे, चाय के बाद वापस आएंगे, फिर आप लोगों का भी शेयरिंग सुनेंगे। सभी को नमस्ते। मेरा नाम राखी है। मैं मानवीय शिक्षा शोध केंद्र तेंदुआही से हूँ, महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ से ही हूँ। और भैया बोले ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पठन का कार्यक्रम होता है पुस्तक का, और अध्ययन तो हमेशा करते ही रहना चाहिए। अभी भी मेरे पापा बोलते हैं कि अध्ययन अभी है और करना है। तो जैसे बाबा जी बोलते थे जितना अध्ययन हुआ उतना जीना होता है, तो मेरे को अभी भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है तो उसको पूरा करने के लिए लगी हुई हूँ, और आते ही रहूँगी भैया शिविर में। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम रागेश्वर है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर झलप है। मैं मानवीय शिक्षा शोध केंद्र तेंदुआही से आया हूँ। नमस्कार। चाय के लिए, और जो फ्रेश होना चाहते हैं फ्रेश वगैरह होके, हम लोग एग्जैक्ट 5 बजे बैठेंगे। हमारे पास ठीक 1 घंटा और है, फिर हम लोग ग्रुप फॉर्म करेंगे गोष्ठी का, और एक सेशन बाकी है। मीनाक्षी कह रही है कि जो आज का सेशन है वो 40% ही हुआ है, 60% तो हुआ ही नहीं है करके, बहुत सारा बाकी है। तो देखते हैं, हमारे पास तो 8 दिन है, उसको लेके जाएंगे आगे तक, है ना। क्या है, आप लोगों को सुनने वाला कार्यक्रम इतना बड़ा था नहीं, लेकिन लगा कि चलो एक दूसरे को सुनते हैं, थोड़ा ये ठीक था ना, एक दूसरे के बारे में जानना, कहाँ कैसे आए हैं ना। अभी आके आप लोग को सुनेंगे दीदी जो नहीं बोले हैं ना। चाय के पी के मिलते हैं, 5 बजे मिलते हैं, 20 मिनट है अपने पास। Mm-hmm.